बोले हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीओएसटी जीनियस में आप सभी का बहुत ही प्यारा प्यारा मोस्ट वेलकम है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा विचारों के साथ संवाद। जो भी आज 69,000 शिक्षक भर्तियों की जो चतुर्थ काउंसलिंग हुई थी और उसमें आज जो 77 मैनपुरी के 77 व्यक्तियों का जो भी सिलेक्शन हुआ है, तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे और ये बताएंगे कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। लोगों ने सन 2009 में बीएड किया था और सन 2021 में जाकर उनको ये पद मिला है। तो कितना 12 साल का सोचिएगा कि 12 साल कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में संघर्ष कैसे कर सकता है। और एक अध्यापक बनना किसी भी देश की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। वो कहते हैं ना, कोई भी प्रधानमंत्री देश को चलाता है लेकिन कोई भी अध्यापक या शिक्षक देश को बनाता है। तो आइएगा, आज हम शीतल अग्रवाल जी से कुछ क्वेश्चन और उनके संघर्ष और उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या संघर्ष किए जो वो इस मुकाम पर आज आ पाई हैं। देखिए शीतल अग्रवाल जी के साथ, पकड़ लीजिए। हेलो मैडम, पहले तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि जो आज आप इस पद पर आ पाए हैं, तो आपने कितना अपने परिवार के साथ और इस समाज के साथ और कितना हार्डवर्क किया और कितना निरंतर हार्डवर्क किया है कि आज आप एक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं। तो इसके बारे में आज हमारे विद्यार्थियों को बताइएगा जो अध्यापक बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही हतोहताश हो गए हैं बेरोजगारी के कारण, कोरोना के कारण। तो उसके बारे में आज अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को व्यक्त कीजिएगा, जिससे समाज में एक पॉजिटिव थिंकिंग का निरंतर उदय हो और उससे लोगों के प्रति एक नई भावना जागृत हो। देखिए, मैंने तो स्टार्ट किया था एचआर से। दिल्ली में प्राइवेट जॉब की मैंने 5-6 इयर्स। फिर क्योंकि मेरे मॉम डैड का अपना स्कूल है, फिर मैं यहाँ वापस आई इन 2016। देन मुझे जब मैं वहाँ मैंने बच्चों को थोड़ा पढ़ाती थी मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मतलब जब आप बच्चों के साथ बैठते हो तो आप होते हो, आप कुछ और नहीं होते हो। लाइक आप अपने साथ वाले के साथ ना आप मास्क लगा लेते हो, तो तब ये भी नहीं रहता, मतलब आप उनसे भी सीखते हो। वही नहीं कि आप बच्चों को सिखा रहे हो, आप उनसे भी सीख रहे हो, उनकी निश्चलता सीख रहे हो, उनकी कोमलता सीख रहे हो। देन आई डिसाइडेड कि मैं अब बीएड करूँगी। तो फिर मेरा 2017 में बीएड कंप्लीट हुआ और फिर मैंने 1 साल प्रिपरेशन की है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने 1 ईयर प्रिपरेशन की है। 2018 और 19 में मैंने पेपर दिया था। हाँ, वो अटका हुआ था, इवन मुझे पता भी नहीं चला कब इसका रिजल्ट आ गया था। फिर मेरे कज़िन का फ़ोन आया था कि आपका नंबर आ गया। मैंने कहा कहाँ नंबर आ गया, मैंने तो कोई भी पेपर भी नहीं दिया है ऐसा 1-1.5 साल में। उन्होंने कहा नहीं दीदी, वो जो आपने 69,000 दिया था ना। मैंने कहा ओह, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि अच्छा है, बच्चों को पढ़ाने का आगे भी मौका मिलेगा। तो संघर्ष तो होता ही है, लेकिन कुछ उसका आउटकम आता है तो अच्छा लगता है डेफिनेटली। मैडम, और एक आपसे इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभी तो आप उपस्थिति देने आ रहे हो। जिस दिन आपका पहला डे होगा, जिस दिन आप बच्चों के साथ फेस टू फेस करेंगे और किसी भी विद्यालय में जाएंगे, तो आप उस विद्यालय में या जो शिक्षा हमारी देश की, उसमें क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? कुछ एक यूनिक हो सके और कुछ नया परिवर्तन आ सके शिक्षा में, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा। पहले तो क्या होता है ना, हम लोग ना बच्चों की साइकोलॉजी समझे बिना उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो विच इज़ अ डिजास्टर आई वुड से। क्योंकि हमें बच्चों की पहले साइकोलॉजी समझनी चाहिए, और साइकोलॉजी समझने के लिए द बेस्ट वे इज़ द क्रिएटिव वे। हमें उनकी आर्ट कॉन्टेस्ट वगैरह करवानी चाहिए, ताकि हम बच्चों की अब मैं आपको अपने यहाँ का बताती हूँ कि मेरे पापा का जो स्कूल है वहाँ पर मैं गई, तो वहाँ पर एक बच्चा था, उसको सब लोग बहुत बुरे से ट्रीट कर रहे थे, उसके साथ वाले भी। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा पढ़ नहीं पाता था, लिख भी नहीं पाता था और पढ़ भी नहीं पाता था। वो उसको दे दो आप एग्जैक्टली वो लिख लेगा, लेकिन वैसे वो नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने आर्ट का टर्न आया, तो मैंने उसे मैंने कहा कि चलो सीनरी बनाएंगे। तो मैंने सब कुछ बना दिया, पेड़ वगैरह, पौधे वगैरह, एवरीथिंग सब बना दिया। और मैंने एक नारियल का पेड़ बना दिया। मैंने कहा सब लोग एज इट इज़ बना के दो। लेकिन उस बंदे ने इतना क्रिएटिव था वो, उसने इतनी प्यारी सबसे सुंदर सीनरी उसने बनाई, और उसमें उसने क्या किया, अपने को उसने दिखाया चढ़ते हुए और नारियल तोड़ते हुए, और नारियल गिर रहे हैं नीचे। और मैं अचंभित हो गई। मैंने कहा वाह, मैंने कहा आप लोग इसकी मजाक उड़ा रहे हो, आप समझो कि ये यूनिक बच्चा है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड है ये, इसकी मतलब। मैंने फिर उसके मम्मी पापा से भी बात की इस बारे में, तो मॉम डैड को भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट when you need to understand someone's psychology, and
उसके बाद इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो हमें अब यहाँ के अब बच्चों को आती नहीं है, कोई बोलता है वो घबरा जाते हैं, इवन उनके मॉम डैड को भी नहीं आती। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश पर ध्यान बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं भी हो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप इफ़ यू नो इंग्लिश यू कैन कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो इंग्लिश एंड आर्ट, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। थैंक यू। सीतर अग्रवाल जी का एक सबसे बड़ा मोटिव है कि शिक्षा में अगर परिवर्तन होना चाहिए तो वो इंग्लिश को लेके होना चाहिए। तो इंग्लिश देखिए कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज करने के लिए मान के चलिए जो हिंदी लैंग्वेज है वो कोई हमें सिखाता है? नहीं सिखाता है। वो हमारे परिवार, समाज और व्यक्ति, दोस्त वहीं से सीखते हैं। तो मेरा सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे हिंदी में भी वार्तालाप कीजिएगा। वो हमारी मातृभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन कुछ इंग्लिश से भी उनके साथ वार्तालाप करिएगा, जिससे उनके प्रति, अंग्रेजी के प्रति कुछ एक अच्छी भावना और वो अच्छे लेवल पर अंग्रेजी को बोल सकें। आइएगा और लोगों से हम संवाद करेंगे। हेलो सर, नाम आपका सर? अंशुल पटेल। अंशुल पटेल जी से आज हम बात करेंगे। सर, अपने को संघर्ष के बारे में बताइएगा। आज आप उपस्थिति का दूसरा दिन है आपका, और आज आपको बहुत ही खुशी भी हो रही होगी इस पद पर नियुक्त होकर। मैं फिर एक अपनी टैगलाइन बोलूँगा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो देश को एक चलाते हैं, लेकिन जो एक अध्यापक होता है वो देश को बनाते हैं। बनाने का मतलब ये है किसी भी देश की नींव को तैयार करने का जिम्मेवारी आपको दी गई है। उस जिम्मेवारी को आप किस तरीके से निभाएंगे और किस तरीके से उसे उच्च लेवल पर पहुंचाएंगे, वो आप बताइएगा हमारे लोगों को। आज बुखार आ रहा है। अच्छा, आप सर? जी सर। जो मैंने क्वेश्चन किया है कि आप जो अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं तो इस जिम्मेवारी को आप किस नज़रिए से देखना चाहेंगे और किस नज़रिए से आप इसको निभाना चाहेंगे? क्या उद्देश्य होगा आपको कि हम एक अध्यापक बन चुके हैं तो क्या परिवर्तन लाएंगे शिक्षा में या विद्यार्थियों के प्रति? सर, अध्यापक का एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपने स्टूडेंट को एक अच्छी से अच्छी शिक्षा दे और अपने आप को एक बहुत अच्छा टीचर साबित करे। क्योंकि शिक्षा ही एक, बगैर शिक्षा के इंसान पशु के समान होता है। अगर शिक्षा है तो सब कुछ उसके जीवन। हाँ, वही कहते हैं अशिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहब ने भी कहा है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सो सब कुछ शिक्षा के ऊपर ही डिपेंड है। आइए कुछ हम अब मैडम के साथ थोड़ा वार्तालाप करेंगे कि उनका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है शिक्षा के प्रति। मैडम प्लीज़ थोड़े दो शब्द, जो भी आपका सर, दो शब्द अपने कि जब भी आप प्रथम बार विद्यालय में जाएंगे तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए शिक्षा के प्रति कि हम अपने स्टूडेंटों को इस तरीके से नज़रिए से देखेंगे और उनको पढ़ाएंगे। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जो आपने अपनी लाइफ में संघर्ष किया है वो संघर्ष के बारे में ज़रूर बताइएगा कि एक व्यक्ति या एक विद्यार्थी को निरंतर तैयारी करती रहनी चाहिए, तभी उसको सफलता की प्राप्ति होगी, जैसे आपने किया। आपका नाम सर? शुभ? मेरा नाम रूमन सिंह। हाँ, रूमन सिंह जी से बात हो रही है और बताएंगे ये, क्योंकि अभी इनको 2 ही दिन हुए हैं अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए, तो देखते हैं क्या ये बताना चाहेंगे। सर, इसके संघर्ष के लिए कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है। क्या थोड़ा बहुत निरंतर पढ़ाई करते रहो तो सफलता मिल ही जाती है सर। और रही बात उसकी, तो सर स्कूल में जाके जहाँ तक होगा अच्छा ही करेंगे। सर बच्चों, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें मोटिवेशन भी करेंगे, जहाँ तक वो अपना सबसे देने की कोशिश करेंगे बच्चों को। वहाँ की साफ़ सफाई, विद्यालय सबसे पहले तो विद्यालय की साफ़ सफाई है, वहाँ का रहन सहन, जहाँ स्वच्छता होती है वहीं शिक्षा होती है। सबसे पहले तो वही है, और उसके बाद वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ क्षेत्र कैसा है, उसके बाद जो ये जितना ही पढ़ाया जाए बच्चा सीखना चाहिए। चाहे कम पढ़ाओ, बच्चे कितना सीख रहा है वो उस पर डिसाइड करता है बच्चा सीख कितना रहा है। तो सर का उद्देश्य है कि बच्चा सीख कितना रहा है, और उसी मोटिव के साथ ये विद्यालय में जाएंगे और ये पूरी कोशिश के साथ अपना 100% देंगे। और भी आइए और भी लोगों से वार्तालाप करते हैं। सर थोड़ा आज ये सर हैं जो, सर नाम आपका? शुभ? वैभव यादव। वैभव यादव। सर का नाम वैभव यादव है और आज ये दूसरा दिन है, ये उपस्थिति देने के लिए आए हैं वीआरसी ऑफिस मैनपुरी में, और इनका 3rd काउंसलिंग में अध्यापक के पद पर ये नियुक्त किए गए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब इनका फर्स्ट डे होगा, जब ये फर्स्ट डे में विद्यालय के अंदर एंट्री करेंगे तो इनका क्या व्यू होगा किसी विद्यालय के प्रति, शिक्षकों के प्रति, और इस जो अपनी
भारत की शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये क्या बदलाव करना चाहेंगे या क्या ऐसा करना चाहेंगे जिससे शिक्षा है वो उच्च लेवल तक और पहुंचाई जा सके। क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री होता है वो देश को चलाता है, लेकिन जो एक अध्यापक होता है वो देश को बनाता है। तो वैभव जी से देखें, वैभव जी के क्या विचार हैं? ऐसा पहले तो हमारा यही वो रहेगा लक्ष्य कि जाकर पूरे गांव में देखें बच्चे कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कितने बच्चे उसमें कॉन्वेंट में जा रहे हैं, कितने हमारे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। तो हम पहले तो अपना वो डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से अपने स्कूल में बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई का स्तर और अच्छा करेंगे और लर्निंग आउटकम पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि बच्चा आता है, पढ़ता है, लेकिन वो सीखता कितना है वो हम लोग देखेंगे कि कितना सीख रहा है बच्चा, उस हिसाब से पढ़ाई कराएंगे। उसके बाद गांव में देखेंगे कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं, उनके गार्जियन से मिलेंगे, जाकर उन्हें समझाएंगे कि अब सरकारी स्कूलों में पहले से अच्छी पढ़ाई हो रही है, पहले से बहुत अच्छी सुविधाएं आ गई हैं, हर चीज़ की सुविधा सरकारी स्कूलों में मिल रही है हम लोगों के। तो यही चीज़ लेके गार्जियंस को मोटिव करेंगे और उनके बच्चे भी सरकारी में ही करवाएंगे। वैभव जी की एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि ये पेरेंट्स के पास जाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि जो आजकल के जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें वास्तव में भी बहुत ही उच्च लेवल की शिक्षा प्रदान की जा रही है। इंग्लिश मीडियम बना दिए गए हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं, बहुत ही अच्छी ऐसी योजनाएँ हैं जिससे जो बच्चा होता है वो हमेशा क्रिएटिव रहता है। अब सर आपका नाम? सर अभिषेक यादव नाम है सर। बस आपसे एक क्वेश्चन होगा, जो आपने संघर्ष किया है इस पद तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक निरंतर वो कहते हैं ना कोई भी विद्यार्थी होता है। सर एज आपकी 30+ है। 30+ एज है, तो 30+ एज पे एक ऐसा अवस्था या ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है वहाँ एक व्यक्ति हतोहताश हो जाता है कि हम कब कामयाबी पर पहुँचेंगे, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो सर जो हमारे यूट्यूब चैनल के विद्यार्थी हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, तो उनको आप बस आपकी एक ही बात होनी चाहिए कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करते रहें जिनका उनका फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। निरंतर तैयारी करनी चाहिए या एक दिन में ही सब कुछ तैयार कर लेना चाहिए, क्या सर? देखिए, सबसे बड़ी एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आपको ये सोच के करना है कि हमको ज्ञान लेना है, ये नहीं कंपटीशन करना है। जो एजुकेशन है आपका मोटिव होना चाहिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर आपकी सबसे बड़ी बात है नॉलेज कभी भी आपकी या पढ़ाई आपकी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आपका वो हमेशा आपको जीवन पर्यंत, कहते हैं ना, शिक्षा एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप अपना मोटिव ये लेके चलिए कि मुझे सीखना है, लर्न करना है। बाकी ये सारी चीज़ें तो, और सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको रखना ही पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। और बस आपका कहते हैं ना, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो आपका अपना मोटिव है कि मुझे सिर्फ अपनी तैयारी में ध्यान लगाना है, उसके बाद जो चीज़ें जब आएंगी वो आती रहेंगी। और आपको पहले से अगर आप प्रिपेयर हैं तो आप 110% उसको अचीव करेंगे। आप ये सोचेंगे कि जब वैकेंसी आ गई तब हम तैयारी करना शुरू करें, तो वो आज कंपटीशन इतना अच्छा है, जो रेगुलर बच्चा पढ़ने वाला है आपको उससे फाइट करना है। तो सबसे पहले अपने अंदर एक चीज़ लेके आइए, रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर हैं और आप पढ़ाई किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है, आपको पढ़ाई अपने स्वयं के लिए करनी है। ये नहीं कि मेरी फैमिली वाले मुझसे कह रहे हैं पढ़ो या प्रेशर लो। आपको सोचना है कि मुझे कुछ करना है, अपने गोल सेट कीजिए लाइफ में, अपना एक मोटिव बनाइए और बस आप बिना कुछ दुनिया से कट ऑफ होके, मतलब कुछ कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, सबसे दूर होके सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस अपने एक एम लक्ष्य की तरफ कर लीजिए। और आपने अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया जीवन में तो 110% आपको सफलता आज न कल ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। सर से वार्तालाप करके बहुत ही अच्छा लगा। सर का मोटिव ये है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन को प्रिपेयर करते हैं या तैयारी करते हैं
तो वहाँ पर आपको सिर्फ अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है कि नॉलेज कि आपकी नॉलेज कितनी होगी, क्योंकि अगर नॉलेज होगी तो आप किसी भी कंपटीशन में फ़ाइट कर सकते हैं। और आपको दिखावा भी नहीं करना है कि नहीं वेग टांगा, सुबह 6 बजे निकले और शाम को 5 बजे पहुँचे घर पे, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है। वो कहते हैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो सबसे पहले तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाओगे कि नहीं हम दिखावा करें, तो दिखावा तो करना ही नहीं है। और अपनी किस्मत पे भी भरोसा नहीं करना है, अपनी काबिलियत पे करना है। वो कहते हैं ना, जो कागज़ होता है वो किस्मत पे उड़ता है, लेकिन जो पतंग होती है वो काबिलियत से उड़ाई जाती है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ छोड़ भी देती है तो आपकी काबिलियत हमेशा आपका साथ रखेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जो हमारा नेक्स्ट विचारों का संवाद का एपिसोड होगा उसमें हम 2 व्यक्तियों का इंटरव्यू लेंगे। बहुत ही खास वो व्यक्ति हैं, जब आप उनको सुनोगे, उनके विचारों को ग्रहण करोगे और उनकी लाइफ के संघर्ष के बारे में जानोगे आप, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।